तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजा विचित्रसेन का बेटी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इसलिए तुम्हें इतना अहंकार है। अब तुम्हारा अहंकार नहीं टिकेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक चिड़िया में बदल जाओगी। सुंदरबन नामक एक गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे। वो अकेली अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिताती थी। गौरी बहुत ही मेहनती थी। आज खेत में बहुत काम है, मुझे जल्दी से खेत में जाना है, नहीं तो मेरे खेत का काम खत्म नहीं होगा। वैसे आज मौसम भी सही है। गौरी एक कुदाल लेकर खेत की ओर चल देती है। वो खेत में 3-4 घंटा काम करने के बाद, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम कल करूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। गौरी घर वापस आ जाती है। और थकान के कारण वो सो जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी नींद खुल जाती है। अरे, मुझे तो लकड़ी काटने भी तो जाना है। बहुत देर तक सो गई थी, थकान के कारण शायद नींद गहरी हो गई थी। कोई नहीं, अभी जाती हूँ और कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। गौरी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देती है और वहां से कुछ सूखे लकड़ियां काटकर फिर लकड़ियों को सिर में उठाकर वापस घर आ जाती है। अभी गर्मा गर्म खाना बना सकती हूँ। गौरी खाना खाकर बाहर बैठकर कहती है, माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं कोई डरपोक या आलसी नहीं हूँ। मैं खुद मेहनत से कमाना जानती हूँ। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे गांव वाले कमजोर समझते हैं और बहुत कोई तो मुझे ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, पर मुझे इन लोगों से कोई समस्या नहीं है। ये लोग तो शुरू से ही ऐसे हैं। फिर गौरी घर जाकर सो जाती है। अगले दिन फिर गौरी खेत की ओर निकल जाती है। रास्ते में एक व्यक्ति गौरी को कहती है, अरे गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? खेत में थोड़ा काम था, वही करने जा रही हूँ। अच्छा, पर तुम तो जवान हो गई हो, फिर बेफालतू का इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? अरे तुम तो घर में बैठे बैठे आराम से खा पी सकती हो, फिर किस लिए ये सब झंझट उठा रही हो? अच्छा, कैसे मैं बिना काम किए खा पी सकती हूँ? जरा बताइए तो, मैं भी सुनूं। अरे तुम शादी कर लो, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, किससे शादी करूं? अरे मेरे बेटे से कर लो, और किससे? एक बार शादी कर लो, फिर कोई चिंता नहीं, आराम से जिंदगी बिता सकती हो। कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब बताने के लिए मुझे इतना देर तक रोक के रखा। इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लूं। अरे, आपका बेटा तो राक्षस है, हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है, और आप मुझे ऐसे नकारा से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अरे तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा भला बुरा मत कहो। अगर नहीं करना तो मत करो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। भला बुरा मत कहो। भला बुरा नहीं कहूँ तो उसकी पत्नी बनकर उसका आरती उतारूं क्या? गौरी वहां से वापस चली जाती है। वो रास्ते में जाते हुए कहती है, बड़ा आया अपने बेटे से शादी कराने वाला। पहले अपने बेटे को सुधारो तो सही। कैसे नालायक की तरह काम करता है, बिना मतलब गरीब लोगों को परेशान करता है, और ऐसे ही चले हैं शादी कराने। कोई आलसी और बेवकूफ लड़की ही इससे शादी करेगा। बात करते करते वो अपने खेत में पहुंच जाती है और काम शुरू कर देती है। उसे खेत में काम करते वक्त
एक युवक हमेशा छुप कर देखता रहता था, पर वो कभी गौरी के सामने नहीं आता था। किसी पेड़ के पीछे से बस घूरता रहता था। वो खेत से घर लौट रही थी, तभी कुछ गांव वाले उसे तरस दिखाते हुए कहते हैं, बिना माँ बाप की बिटिया है, इसका दर्द कौन समझेगा। इसके सर से तो छत ही छीन गई। बेचारी अकेली खेत में जाती है और दिन भर मजदूरी करती रहती है। बेचारी का कोई आगे पीछे नहीं है। अब ये दुनिया इसे जीने देगी तब ना। हाय रे किस्मत। फूल जैसी बच्ची है पर इसका रखवाला कोई नहीं है। गांव वाले हमेशा उसे तरस दिखाते रहते थे। कई गांव वाले अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या भी करते थे और बाहर बाहर प्यार जताते थे, पर गौरी जानती थी कि गांव वाले ऐसे ही हैं। गौरी उस दिन रात को बाहर बैठती है। आज उसके आंखों में आंसू थे। वो कहती है, देखा माँ, पिताजी लोग किस तरह मुझ पर तरस दिखा रहे थे, पर सच कहूँ तो वो सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। वो और उनके बच्चे ठीक से काम नहीं कर पाते और बस मुझे बाहर बाहर सिर्फ प्यार जताते हैं। समय बीत रहा था। इस बार बारिश सही समय पर हुई तो गौरी के खेतों में अच्छी सब्जियां हुई। इस बार तो सब्जियां अच्छी उगी हैं। इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गौरी बाजार में अपनी सब्जियां बेच देती है। और सही में इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ था। गौरी आज बहुत खुश थी, और खुश हो भी क्यों ना, उसे मेहनत का फल जो मिला। देखते देखते एक वर्ष बीत गया। इस बार सुंदरबन गांव में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। इस बार गांव में तो सिर्फ आंधी ही चल रही है। बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा। पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। मुझे तो लग रहा है हम सब भूखे मरने वाले हैं। गांव में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। खेत भी धीरे धीरे सूख रहे थे। कुएं तो पूरी तरह से सूख गए थे। अंधविश्वास ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अरे मुझे लगता है उस मनुष्य के कारण ही आज हमारे गांव का ये हाल हुआ है। वो मनुष्य अगर हमारे गांव में नहीं होती तो शायद आज हमें ये परेशानी नहीं होती। कौन से मनुष्य की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे वही मनुष्य लड़की जिसका नाम गौरी है। उसी मनुष्य के वजह से ही तो हमारे गांव में ये सब हो रहा है। क्या पहले ऐसा कभी हुआ था? हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अरे बारिश तो छोड़ो, हमारे खेत में जो नहरों से पानी आ रहा था, जो कभी बंद नहीं हुआ, वो भी आज बंद हो गया है। उस मनहूस गौरी के कारण। पता नहीं उस मनहूस गौरी ने क्या पाप किया है, जिसकी सजा हम सबको मिल रही है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हम करें भी क्या? उस लड़की को तो गांव से निकाल भी नहीं सकते, और वो खुद तो गांव से बाहर जाने से रही। हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा ताकि वो इस गांव से बाहर निकल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, यही सही होगा। इधर गौरी सोच रही थी कि नहर का पानी आना अचानक बंद कैसे हो गया। 2 दिन पहले तो पानी ठीक से आ रहा था, पर अब अचानक पानी आना बंद कैसे हो गया। मुझे नदी की तरफ जाकर देखना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि पानी आना आखिर बंद कैसे हो गया। गौरी कुदाल लेकर नहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे रास्ते में 2 लड़के मिले, सोनू और अभिषेक। अभिषेक गौरी से कहती है, गौरी दीदी, आप कहाँ जा रही है? हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं अभिषेक, तुम दोनों यहीं रहो। मैं नदी की तरफ जा रही हूँ। मुझे आते वक्त बहुत देर हो जाएगी। देर होगी तो होगी, पर आप हम दोनों को ले चलिए।
हम दोनों भी आपके साथ काम करेंगे, आपकी थोड़ी मदद भी कर देंगे। अरे तुम दोनों मेरी क्या मदद करोगे, तुम तो अभी छोटे हो। चलो फिर तुम दोनों को इतना ही अगर जाने का मन है तो तुम दोनों को ले ही जाती हूँ। गौरी और दोनों लड़के जंगल की ओर चल देते हैं। वो तीनों नहर के रास्ते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गौरी को दिखाई देता है कि नहर में काफी मिट्टी जम गई थी, जिसके कारण पानी वहीं पर अटक गई थी। अच्छा, तो इसलिए खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। तेज आंधी के कारण यहाँ इतनी मिट्टी जम गई है, जिसके कारण पानी आगे नहीं जा पा रही है। गौरी दीदी, अब आप क्या करेंगी? पानी तो यहाँ पर अटक गया है। इस सारी मिट्टी को यहाँ से हटाऊंगी, तभी पानी आगे जा पाएगी। इतना कहकर गौरी वहां से मिट्टी हटाने लगती है। कुछ समय तक मिट्टी हटाने के बाद वो थक जाती है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर काम करना शुरू कर देती है। आखिरकार कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पानी फिर से बहना शुरू हो जाता है। अरे वाह गौरी दीदी, आपने तो नहर का रास्ता खोल दिया। अब सबके खेतों में पानी जाने लगेगा। हाँ अभिषेक, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वही लड़का जो पीछे से गौरी को देखता रहता था, आज वो पेड़ के पीछे से गौरी को घूर रहा था। काम खत्म होने पर गौरी घर की ओर वापस चल देती है। गौरी घर की ओर जा ही रही थी, तभी उसे किसी पंछी की आवाज सुनाई देता है। गौरी अभिषेक और सोनू को कहती है, सोनू, अभिषेक, तुम दोनों यहाँ से घर तो जा सकते हो ना? हाँ, हम लोग तो जा सकते हैं, पर आप कब जाएंगी? आप अभी घर नहीं जाएगी क्या? फिर हम दोनों भी अभी नहीं जाएंगे। तुम दोनों को पंछी के चीखने का आवाज सुनाई दिया ना? हाँ, सुनाई दिया, पर इसमें क्या? वन में तो हमेशा पशु पंछियों का आवाज सुनाई देता रहता है। हाँ, सुनाई तो देता है, पर इस आवाज से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई शिकारी पंछी को पकड़कर ले जा रहा है, क्योंकि आम पंछी की आवाज ऐसे नहीं होती। तुम दोनों घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। ठीक है, हम दोनों चले जाते हैं, पर आप भी जल्दी से चले आना। अभिषेक और सोनू दोनों घर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। गौरी उस आवाज की तरफ चल देती है। कुछ ही दूरी पर उसे शिकारी दिखाई देता है। उस शिकारी के पास एक पिंजरा था और पिंजरे में एक पंछी बंद थी और पंछी को शिकारी के तीर से चोट भी लगी थी। गौरी शिकारी के सामने पहुंचकर उसे कहती है, अरे, आप इस पंछी को पकड़कर इस पिंजरे में बंद करके रखे हैं, आप इस पंछी को छोड़ दीजिए। अरे, इस पंछी को तो गहरी चोट भी आई है। अरे, आप में जरा सा भी दया है कि नहीं? इतने मासूम पंछी पर आपने तीर चलाया। शर्म किस बात का? मुझे तो बस धन से मतलब है। मैं तो पंछी को नहीं छोड़ूंगा। रही बात दया की, तो वो मुझ में बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा इस पंछी ने भला क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारी बोल भी नहीं पाती। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो इसे ले जाकर महाराज को दे दूंगा। वो मुझे जरूर इसका अच्छा कीमत देंगे। मैं जाता हूँ, तुमसे यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं। ठहरो, तुम मुझे ये पंछी दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले मेरी ये सोने की चेन देती हूँ। क्या कहते हो, बोलो? शिकारी चेन देखकर सोचता है और मन ही मन खुश होता है। अरे, ये लड़की तो बेवकूफ निकली। कहाँ मैं महाराज के पास जाता और वो इसके बदले मात्र थोड़ी सी धन देती। इसके बदले मैं इस पंछी को इस लड़की को ही दे देता हूँ। इस चेन की कीमत तो काफी ज्यादा लग रही है। सोच क्या रहे हो, जल्दी बोलो। इस चेन के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। देखो, मैं इस पंछी को देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इस पंछी को महाराज को दे दूं, तो मुझे इससे ज्यादा धन देंगे। लेकिन तुम इतना ज्यादा बोल रही हो, तो मैं ये तुम्हें ही दे देता हूँ। लाओ, वो चेन मुझे दे दो, मैं तुम्हें पंछी दे देता हूँ। ठीक है। गौरी के पास मात्र वही एक सोने की चेन थी।
वो उसे शिकारी को दे देती है और उस पंछी को ले लेती है। फिर वो पंछी लेकर अपने घर की ओर चल देती है। अरे, इसे तो बहुत चोट आई है, इसको मुझे जल्दी ठीक करना होगा। मैं क्या करूं? हाँ, मैं वैद्य जी के पास इसे ले जाती हूँ। वो जरूर इसके लिए कोई औषधि का प्रबंध कर देंगे। गौरी पंछी को लेकर वैद्य के पास जाती है और वैद्य से कहती है, वैद्य जी, इस पंछी को बचाइए, इसे बहुत गहरी चोट आई है। अरे, तुम्हें ये पंछी कहाँ से मिला और इस पंछी को इतना चोट कैसे लगा? मैं वन में नहरों के रास्ते को सही करने गई थी, तभी एक शिकारी ने इस पंछी पर तीर चला दिया। पंछी की आवाज सुनते ही मैं वहां गई और शिकारी से इसे ले ली। अच्छा, ठीक है, मैं इसके लिए औषधि बना देता हूँ। वैद्य के पास कुछ जड़ी बूटी थी, उससे वो औषधि बनाता है और पंछी की चोट पर लगा देता है और गौरी से कहता है, गौरी, तुम इसे घर ले जाओ और ये औषधि ले लो। ये औषधि तुम इसे दिन में 2 बार लगा देना, सुबह को और शाम को। फिर कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा, फिर ये आराम से उड़ पाएगा। धन्यवाद वैद्य जी, आपने मेरी मदद की, पर मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। वैसे भी ये तो एक छोटा सा पंछी ही तो है, बस तुम अच्छे से इसका ख्याल रखना। ठीक है वैद्य जी, अब मैं जाती हूँ। गौरी वहां से अपने घर चली जाती है। वो चिड़िया का अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो जाती है, पर चिड़िया अब गौरी का साथ नहीं छोड़ती है। गौरी जहां भी जाती, चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ती रहती। एक दिन गौरी खेत में काम करती करती बोल रही थी, अरे, जब से मैंने इस चिड़िया को बचाया, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैंने तो इसे आजाद कर दिया, पर पता नहीं इसे मुझ में ऐसा क्या मिल गया। अरे, तुम्हारा पीछा तो एक युवक भी कर रहा है, तुम तो उसे कुछ नहीं बोल रही हो। गौरी आवाज सुनकर इधर उधर देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, मैं हूँ जिसे तुमने बचाया। गौरी चिड़िया को बात करते देख हैरान होकर बोलती है, अरे, ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया इंसान की तरह बात कर रही है, ये तो असंभव है। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं मनुष्य की तरह बोल सकती हूँ। मैं मनुष्य की भाषा जानती हूँ। पर तुमने पहले कभी मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम तो मेरे साथ कई दिनों से हो। मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम कैसी लड़की हो। कहीं तुम मुझे बात करते देख लालच में आकर बेच नहीं दो, इसीलिए मैंने बात नहीं की। अच्छा, पर मैं दूसरों की तरह लालची नहीं हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों बेचूंगी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये सब तो ठीक है, पर तुम बोल रही थी कि कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? कौन है वो कहाँ पर है? हाँ, वो लड़का कई दिनों से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। जिस दिन तुमने मुझे बचाया, वो उस दिन भी तुम्हारा पीछा कर रहा था। और तुम जब भी इस खेत में काम करती हो, वो तुम्हें घूरता रहता है। वो अभी उस पेड़ के पीछे है, तुम चाहो तो उसे बुला सकती हो। गौरी तब उस पेड़ के पीछे जाती है और उससे कहती है, ए युवक, कौन हो तुम और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम अशोक है। मैं पास के गांव में रहता हूँ, पर मैं तुम्हारा पीछा तो बिल्कुल नहीं करता। इतना झूठ मत बोलो, ठीक है? चिड़िया ने मुझे सारी बात बताई। अरे, ये चिड़िया कैसे बोल सकती है? तुम तो झूठ बोल रही हो। कौन नहीं बोल सकता? अरे, ये क्या हो रहा है? ये चिड़िया तो हमारे जैसे बात कर रहा है, पर ये कैसे संभव है? देख लिया ना, अब सब सच सच बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अशोक के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आखिर सच बोल ही देता है। देखो, तुम मुझसे क्रोधित तो नहीं होगी ना? तो ही मैं बताऊंगा। पहले बताओ तो सही। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा कि तुमने किस तरह नहर का रास्ता बनाया। रोज खेत पर कड़ी मेहनत करती हो, और हाँ, तुमने इस मासूम चिड़िया को भी बचाया। तुम्हारी मेहनत और करुणा देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता था, पर डर के कारण तुम्हें कभी बोल नहीं पाया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
गौरी का भी माँ बाप नहीं था और वो अकेली थी, इसलिए वो विवाह के लिए राजी हो जाती है कि उसका साथ देने वाला भी कोई होगा। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कुछ समय बाद विवाह करूंगी। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं, पर मेरा चिड़िया से एक सवाल है। ये चिड़िया मनुष्य जैसे बात कैसे कर पाती है? जंगल का पशु पंछी तो हमारी बात समझते भी नहीं है। हाँ, ये तो मुझे भी जाननी है। इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक साधु ने श्राप दिया, जिसके कारण मैं चिड़िया बन गई। चलो एक जगह बैठकर मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिड़िया अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं एक राजकुमारी थी। मेरा नाम अनन्या है। मुझे अपने रंग पर बहुत अहंकार था। मैं दूसरों को हमेशा उसके रंग और गरीबी का मजाक उड़ाती थी। अरे कलमुही, क्या तुम्हें पता है कि तुम इतनी गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम मनहूस हो। तुम्हारा रंग मनहूस की तरह काला है। राजकुमारी जी, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर कोई आपके जैसा गोरा नहीं होता। इस दुनिया में कई लोग काले हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब मनहूस हैं। काले लोग होते ही मनहूस है, और तुझ जैसे काले लोगों से बहस करके क्या फायदा? अरे तुम जैसी काली कलूटी को तो मैं अपनी दासी भी ना बनाऊं। मैं हमेशा काले और गरीब लोगों को परेशान करती रहती थी। एक दिन मैं और मेरी दासी जंगल घूमने के लिए गए थे। तभी हमें एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई देता है। मैं उस साधु के पास गई। मैंने देखा साधु के शरीर में कुछ काले पत्ते चिपके हुए थे। तभी मैं साधु के कमंडल का पानी उसके ऊपर फेंक दिया। फिर साधु का ध्यान भंग हो गया। कौन कौन है जिसने मेरे ऊपर पानी फेंककर मेरा ध्यान भंग किया? मैं हूँ। मुझे काले रंग से नफरत है। काले रंग वाला मनहूस होता है, उसकी किस्मत फूटी होती है। आपके शरीर पर काले रंग का पत्ता लग गया था। मैंने पानी देकर उसे हटा दिया। क्या तुम्हें काले रंग से इतना नफरत है? रुको, मैं तुम्हें अब इसका महत्व बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजा विचित्र सेन का बेटी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इसलिए तुम्हें इतना अहंकार है। अब तुम्हारा अहंकार नहीं टिकेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक चिड़िया में बदल जाओगी। बस फिर क्या था, मैं चिड़िया में बदल गई। मैं साधु से माफी मांगी। अरे ये क्या हुआ, मैं तो चिड़िया बन गई। साधु महाराज, ये आपने क्या किया? मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया आप मुझे फिर से मनुष्य बना दे। मैं कभी काले रंग से ईर्ष्या नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो गलती किया तुम्हें उसका पश्चाताप करना ही होगा। तुमने अहंकार में आकर मेरे वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मुझे आपके श्राप से मुक्त होने का कोई तो उपाय बताइए। मैं जीवन भर ऐसे चिड़िया बनकर नहीं रह सकती। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरे श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है। ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसा व्यक्ति का खोज करना होगा जो नेक हो। अगर उसमें थोड़ा भी अहंकार हुआ तो तुम श्राप से मुक्त नहीं होगी। नेक व्यक्ति को खोजकर मुझे क्या करना होगा? तुम उसे मेरे पास ले आना। मैं तुम्हें मुक्त होने का उपाय बता दूंगा। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। ठीक है साधु महाराज। तभी से मैं नेक व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ। मुझे तो उस शिकारी ने घायल भी कर दिया था, पर तुमने मुझे बचा लिया। चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है राजकुमारी अनन्या, हम दोनों आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो फिर साधु महाराज के पास चलते हैं। तीनों साधु के पास जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज। तुम आ गई। जी साधु महाराज, जैसा आपने कहा मैं 2 नेक व्यक्ति को भी अपने साथ ले आई हूँ। अब मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है साधु महाराज। मेरा नाम अशोक है। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों यहाँ से 100 मील दूर जंगल में जाओगे तो तुम्हें एक रहस्यमय तालाब मिलेगा। तुम्हें उस तालाब में कई पुष्प दिखेंगे, लेकिन तुम्हें उनमें से सिर्फ काले रंग का पुष्प खोजना है। तुम जैसे ही पुष्प को चिड़िया से स्पर्श कराओगे, चिड़िया श्राप से मुक्त हो जाएगी। ठीक है साधु महाराज।
लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर तुम में जरा सा भी अहंकार हुआ तो पुष्प को छूते ही भस्म हो जाओगे। जी साधु महाराज, अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक और गौरी दोनों जंगल के रास्ते रहस्यमयी तालाब की खोज में चल देते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। क्या यही वो रहस्यमयी तालाब है? हाँ, मुझे लगता है कि यही तालाब है। वो देखो तो, इसमें बहुत सारे पुष्प हैं और वो उधर, इसमें तो वो काला पुष्प ही है। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे तुम दोनों भी क्या इस रहस्यमय तालाब के काले पुष्प के लिए आए हो? हाँ, हम काले पुष्प के लिए आए हैं। मुझे एक साधु ने यहाँ से पुष्प लाने के लिए कहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं जाता हूँ, जल्दी से पुष्प ले लेता हूँ। तभी वो व्यक्ति तालाब से पुष्प लाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो पुष्प को छूता है, वो आग में जलकर भस्म हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? वो व्यक्ति तो जलकर राख बन गया। शायद हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये हमें साधु महाराज ने पहले ही कहा था कि अगर कोई अहंकारी व्यक्ति उस पुष्प को स्पर्श भी करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। अब मैं जाती हूँ, मुझे वो पुष्प लानी ही होगी। ध्यान से जाओ। गौरी जल्दी से जाती है और वो पुष्प ले लेती है। उसे कुछ नहीं हुआ। अरे वाह, तुम तो पुष्प ले आई। चलो अब जल्दी से वापस जाते हैं। वो दोनों पुष्प लेकर वापस लौट जाते हैं। साधु के पास पहुंचकर गौरी साधु से कहती है, साधु महाराज, रहस्यमयी तालाब में आपने जिस व्यक्ति को भेजा था वो तो भस्म हो गया। आपने ऐसा क्यों किया? वो व्यक्ति तो मुझे ईमानदार लग रहा था। हा हा हा, यही तो उस रहस्यमय तालाब का खासियत है। इसीलिए उस तालाब को रहस्यमय कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी जाता है उसे अक्सर भ्रम होता रहता है। मतलब वो हम दोनों का भ्रम था, वो व्यक्ति असल में वहाँ था ही नहीं। हाँ, वहाँ जो भी जाता है उसे भ्रम होता ही है। वो उस तालाब की परीक्षा है। तालाब हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। जो डरपोक होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तभी गौरी उस पुष्प को चिड़िया से स्पर्श कराती है। बस देखते ही देखते वो चिड़िया राजकुमारी में बदल जाती है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने एक अनजान की सहायता की। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, हर इंसान को अपने अनुसार सभी की सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। मेरे पिताजी से मिलकर वापस आ जाना। फिर वो तीनों राजमहल की ओर चल दिए। राजकुमारी को देखकर राजा विचित्रसेन की खुशी का ठिकाना ना रहा। विचित्रसेन कहते हैं, राजकुमारी अनन्या, आप इतने दिनों से कहाँ गायब हो गई थी? हमने आपको बहुत ढूंढने का प्रयास किया, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। पिताजी, मेरे अहंकार के कारण मुझे साधु महाराज ने चिड़िया बनने का श्राप दे दिया। फिर मुझे गौरी और अशोक ने मिलकर श्राप से मुक्त किया। नहीं तो मैं अभी भी शायद चिड़िया के रूप में इधर उधर भटकती रहती। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई। महाराज उन दोनों को काफी धन देते हैं, जिससे वो दोनों खुशी से अपना गुजारा कर सके। वो दोनों पहले गौरी के घर जाते हैं। घर जाते समय रास्ते में कुछ गांव वाले गौरी से कहते हैं, गौरी, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पहले कभी तो इसे नहीं देखा। इसका नाम अशोक है। ये मेरा होने वाला पति है। मैं इससे विवाह करूंगी। अच्छा गौरी, हमें पता चला तुमने नहर में जो मिट्टी जम गया था उसको हटाकर नहर का रास्ता चालू कर दिया। हम तो तुम्हें गलत समझ रहे थे, पर तुम सच में मेहनती और होशियार हो।
कृपया हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो। आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस आगे से किसी अकेली को देखकर उस पर तरस मत खाइए और भला बुरा ना कहिए। जरूर बेटी, हम याद रखेंगे। गौरी अपने घर जाकर सारा सामान बांधकर अशोक के साथ उसके घर के लिए रवाना हो जाती है।